दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रूल आउट कर दिया गया और उस दिन से इस बहस में इजाफा हो गया कि क्या परफॉर्मेंस रही इमरान खान गवर्नमेंट की, क्या वो पिछली गवर्नमेंट से बेहतर थी या फिर बुरी। अब आपको हर शख्स अपने नुक्ता नज़र की बेसिस पे कहता हुआ नजर आएगा कि देखो इमरान खान की गवर्नमेंट फलां चीज़ में अच्छी थी, तो कोई शख्स कहता हुआ नजर आएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट फलां चीज़ में बुरी थी। अब हकीकत को समझने और जानने के लिए मैं आज इस वीडियो में इमरान खान गवर्नमेंट की डिटेल एनालिसिस करूंगा और 2-3 नुक्ता नज़र की बेसिस में नहीं बल्कि 14 डिफरेंट एंगल्स के थ्रू इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करूंगा और हर इंडिकेटर में 5 में से मार्क्स दूंगा। इन द एंड हम देखेंगे कि इमरान खान ने जो नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था उस पर कुछ अमली काम भी किया गया या फिर नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर लोगों को चूना लगाया गया। चलें जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैजान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूं। हमारी इस लिस्ट का पहला इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2012 में पाकिस्तान का जीडीपी था 224.4 बिलियन। अगले 5 सालों में यानी नवाज गवर्नमेंट में ये फिगर 231.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 314.7 बिलियन डॉलर को पहुंच गया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है और उनकी गवर्नमेंट के पहले साल में ही यानी 2019 में ये फिगर 314.7 बिलियन डॉलर से गिरकर 278.2 बिलियन डॉलर पर गिर जाता है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये गिरावट जो आई है वो कोरोना की वजह से आई है, तो देखें 2019 में कोरोना आया ही नहीं था। कोरोना तो 2020 में आया था और उसके आने के बाद हमने देखा कि हमारे मुल्क का जीडीपी फर्दर गिर गया। और अगर हम प्रोजेक्टेड जीडीपी बात करें यानी 2022 के जीडीपी की, तो वो भी 300 बिलियन डॉलर के अंदर बताया जा रहा है। वेयरएज अगर हम बांग्लादेश का जीडीपी की बात करें तो 2018 में जब पाकिस्तान का जीडीपी 314.7 बिलियन डॉलर था, उस टाइम पे बांग्लादेश का जीडीपी 278 बिलियन डॉलर था, पाकिस्तान से करीब 26 बिलियन डॉलर कम। और अगर हम बांग्लादेश के अब आने वाले प्रोजेक्टेड जीडीपी की बात करें तो वो पाकिस्तान के मुकाबले में 100 बिलियन डॉलर यानी 400 बिलियन डॉलर के करीब बताया जा रहा है। इसलिए इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 2 नंबर। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये 2 नंबर भी क्यों दिए, तो देखें ये जो जीडीपी गिरा है इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं जिसको मैं आने वाले इंडिकेटर में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसे जस्टिफाई करके बताऊंगा। हमारे लिस्ट का दूसरा इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत से वादे किए थे, उसमें से एक वादा यह भी था कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। अब उन्होंने इस वादे पर कितना अमल किया जानते हैं। तो देखें 2012 में पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था करीब 1.7%, यानी ये वो लोग थे जो काम करना चाहते थे लेकिन इनके पास काम नहीं था। अगले 5 सालों में 2013 से 2018 तक ये रेट इंक्रीज होकर 5.1% को पहुंच गया, यानी नवाज गवर्नमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। फिर आती है इमरान खान की गवर्नमेंट और पहले साल ही में इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई और ये रेट 5.1% से गिरकर 3.9% को पहुंच गया। एंड फिर कोरोना आया और हमने देखा कि पूरी दुनिया में बहुत से लोगों का रोजगार गया। डेफिनेटली इसके असरात पाकिस्तान में भी आए। तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना पूरी दुनिया में बढ़ा, और इसका क्रेडिट मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाता है, बल्कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के असरात दुनिया भर के मुकाबले में कम थे। बट स्टिल इस पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से इमरान खान को मैं इस इंडिकेटर में 5 में से 5 मार्क्स दूंगा। हमारी लिस्ट में तीसरा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर हम महंगाई की बात करें तो 2012 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था 9.68%। अगले 5 सालों में 2013 से 2018 तक ये रेट 7.69% से गिरकर 5.08% को पहुंच गया, यानी नवाज गवर्नमेंट में महंगाई पर काफ़ी कंट्रोल किया गया। फिर आती है इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान खान गवर्नमेंट के पहले साल ही में ये इन्फ्लेशन रेट 5.08% से बढ़कर 10.57% को पहुंच गया, यानी महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। फिर कोरोना आया और अभी जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं। लेकिन अब हमने ये तो जान लिया कि महंगाई क्यों हुई, अब ये भी जान लेते हैं कि पॉसिबली ये महंगाई किस वजह से हुई है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और मैं आपसे कहूंगा कि ये थोड़ा गौर से समझिएगा, और वो कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट। देखिए अमूमन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि आप क्या चीज कितनी देंगे और इसके बदले में कौन सी चीज कितनी लेंगे। लेकिन अभी जो हम ये समझेंगे वो करेंसी के मामले में समझेंगे। देखिए आज जब आप 200 रुपए देते हैं तो इसके बदले में आपको $1 मिलता है, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है। आप जब 200 रुपए देंगे तो उसके बदले में आपको $1 मिल जाएगा। अब दुनिया में बहुत से एक्सचेंज रेट फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 3 एक्सचेंज रेट पे बात करूंगा। पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके अंदर क्या होता है कि आप फिक्स कर देते हैं, जैसे आज की तारीख में 200 रुपए पे आपको $1 मिलता है। अब अगर आपने ये फिक्स कर दिया
तो अगले सालों में डॉलर की वैल्यू कितनी ऊपर चली जाए या रुपये की वैल्यू कितनी गिर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा आप 200 रुपये देंगे और उसके बदले में आपको $1 मिल जाएगा। अब इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप अपने जहन में रखें। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है फ्री फ्लोटिंग या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने देते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई। अब जब रुपये की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब कहने को तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि हम हकीकत में फॉलो करते हैं मैनेजिंग एक्सचेंज रेट, जिसे आप डर्टी एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखें, आपके मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिफिशियली रुपये की वैल्यू ऊपर रखता है और डॉलर की वैल्यू नीचे रखता है, जिससे क्या होता है कि महंगाई में जो है वो इजाफा नहीं होता। अब डॉलर की वैल्यू जैसे ही ऊपर जाती है, हमारा सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके अपनी ही रुपये को खरीद लेते हैं। जिससे क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, देखिए, जब डॉलर की वैल्यू नीचे होती है इसका मतलब है कि इंपोर्ट जो है वो आपकी सस्ती होगी, और पाकिस्तान जैसे कि एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है बाहर से चीज़ें खरीदना। ओवरऑल क्या होता है, महंगाई जो है वो कंट्रोल में रहती है, जैसे कि नवाज गवर्नमेंट में था। ऑन अदर हैंड, इन लॉन्ग रन इसके बहुत से नुकसान हैं, क्योंकि आप ये करने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। आप जब इसे कंट्रोल करना छोड़ देते हैं या फिर आपके पास से रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके अंदर एक ड्रास्टिक इंक्रीज आता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है। जैसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि हम रियलिटी में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स महंगी हुई और उसका इफेक्ट हमारे मुल्क पे पड़ा, हमारे यहाँ महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। ये जो स्टेप उठाया गया ये शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए पेनफुल है, लेकिन पॉसिबली अगर ये चीज़ कंटिन्यू रखी गई तो लॉन्ग रन में हमें इसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट को मैं महंगाई में 5 में से 3 मार्क्स दूंगा। चौथा हमारा इंडिकेटर है करप्शन। अब इसमें इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट के क्या व्यूज़ हैं ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अब इन्होंने इस पर कितना काम किया है ये भी जान लेते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, जो कि कंट्रीज़ को इस बेसिस पे रैंक करता है कि उनके यहाँ उनके पब्लिक इदारों में रिश्वत का कितना रुझान है, इसके अलावा करप्शन केसेस जो हैं उन्हें कितना बचाने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है इस इंडेक्स में। जब PMLN आई हुकूमत में तो उस टाइम पाकिस्तान का रैंक 127 था 180 कंट्रीज़ में से, और जब ये गई तो आपको सुनकर बड़ा वो होगा कि पाकिस्तान का रैंक इंप्रूव होकर 117 आ गया 180 कंट्रीज़ में से। और जब PTI की गवर्नमेंट आई तो इसमें कमी होने के बजाय बदकिस्मती से इसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का रैंक 117 से बढ़कर 140 पर पहुंच गया है। इसलिए इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 0। पांचवा हमारा इंडिकेटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपके मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में कितना कारोबार आएगा, यह डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में काम करना कितना आसान है। इस इंडिकेटर में PTI गवर्नमेंट ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है और पाकिस्तान का रैंक भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 2012 में पाकिस्तान का रैंक 106 था 190 कंट्रीज़ में। अगले 5 सालों में नवाज गवर्नमेंट में ये रैंक बढ़कर 136 पर पहुंच गया, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। PTI गवर्नमेंट में ये रैंक 136 से इंप्रूव होकर 108 पर पहुंच गया। इसकी वजह से इस इंडिकेटर में मैं PTI गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 5 नंबर। हमारा 6 इंडिकेटर है डेप। जानते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल डेप में कितना इजाफा हुआ है नवाज गवर्नमेंट में और PTI गवर्नमेंट में। नेशनल डेप यानी आपके बैरूनी और मुल्की कर्जे। इसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेट टू GDP रेशो देखें। 2012 में हमारा डेट टू GDP रेशो था 62.3%। अगले 5 सालों में ये रेट इंक्रीज होकर 72% को पहुंच गया, डिस्पाइट इसके कि नवाज गवर्नमेंट में डॉलर को भी आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया और इंटरेस्ट रेट को भी लोएस्ट पॉइंट पे रखा गया। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर आप कर्ज ना भी लें या कम भी लेंगे तो इनके बढ़ने की वजह से आपका कर्जा बढ़ जाएगा। जैसा कि PTI की गवर्नमेंट में हुआ कि एक तरफ जब उन्होंने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करना शुरू किया तो उसकी वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर गई, रुपये की वैल्यू नीचे गई, जिसकी वजह से आपका कर्जा बढ़ गया। दूसरी तरफ रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से जो महंगाई हुई उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया उसकी वजह से भी हमारा कर्जा बढ़ गया। तो PTI गवर्नमेंट के पहले साल ही में ये रेट 72% से बढ़कर
86% को पहुंच गया। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यह है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो, जो कि नवाज गवर्नमेंट में सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा था, अब प्रोजेक्टेड ये है कि वो नीचे की तरफ आएगा। इसकी वजह से इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 4 नंबर। हमारा इंडिकेटर है टेररिज्म, क्योंकि हमारे मुल्क का हमेशा से ही मसला रहा है। 2012 में हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था 9.05 10 में से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कितना ज्यादा था। लेकिन अगले 5 सालों में नवाज गवर्नमेंट में इसमें काफी काम किया गया है और पाकिस्तान का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स काफी नीचे आया है। यह सिलसिला सिर्फ नवाज गवर्नमेंट तक रुका नहीं है, पीटीआई गवर्नमेंट में भी इसमें काफी इंप्रूवमेंट की गई है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इन टेररिस्ट अटैक्स में पिछले साल वापसी इजाफा हुआ है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और उसकी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान में जो अटैक्स हुए हैं उसमें मरने वाले और इंजर्ड होने वालों में एक बड़ी तादाद चाइनीज की है, जो कि सीपैक पे काम कर रहे हैं। अब अगर उधर ये चीज़ रही तो हम देखेंगे सीपैक का मंसूबा जो है उसे रोक दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसलिए इसमें मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 4 नंबर। हमारा इंडिकेटर है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज़ादी राय एक ऐसी चीज है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये फैसिलिटी शुरू से ही नहीं मिलती। 2012 में पाकिस्तान का रैंक वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 151 था 180 कंट्रीज में से। अगले 5 सालों में नवाज गवर्नमेंट में हमने देखा कि ये रैंक इंप्रूव होकर 151 से 139 पर गिर गया। फिर आती है इमरान खान की गवर्नमेंट, जो कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में इसका उल्टा ही हुआ है। वो कानून जो कि 2016 में पास हुआ, जिसे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कहते हैं, जिसे इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो काला कानून कहते थे, लेकिन अपनी गवर्नमेंट में ही इस काले कानून में इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स की और ऐसी अमेंडमेंट्स की गई जिसकी वजह से इस काले कानून को और ज्यादा काला कर दिया गया। अब इसका रीजन इमरान खान की गवर्नमेंट ये देती है कि भाई हम जो है फेक न्यूज़ जो है उस पर काबू पाना चाहते हैं, और हो सकता है ये रीजन हो, लेकिन इसमें जैसी अमेंडमेंट्स की गई हैं इसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बहुत नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है। इसकी वजह से हमने देखा कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक 139 से गिरकर 157 पर पहुंच गया है। इसलिए इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 0। हमारा अगला इंडिकेटर है फॉरेन पॉलिसी। अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इस बात पर जोर देती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो आजाद रहेगी, वो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, बल्कि हमारे हक में बेहतर होगा हम वही करेंगे। क्योंकि हमारा मोस्टली जो हर दफ़ा हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी रही है वो यही है कि हमारे अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहने चाहिए, हमारे जो सऊदीया से ताल्लुकात हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री से ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहने चाहिए। इसके अलावा इंडिया से जो है वो हमारे जो मसले मसाइल हैं उसे कंट्रोल में रखना है। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें, खास करके नवाज गवर्नमेंट की, तो उसमें ओवर जो हम ज़्यादातर ताल्लुकात हमारे रहते हैं वो ऐसे ही थे, ज़्यादा हमारे किसी से फड्डे वड्डे नहीं चल रहे थे। अब बात करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट की, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात उन कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे हुए हैं जो कि एंटी अमेरिकन है, या फिर अमेरिका की ये जो डोमिनेंसी है पूरी दुनिया में इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, रशिया हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझने की भी और सुनने की ज़रूरत है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी आपकी आज़ाद हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस फॉरेन पॉलिसी पे सियासत करना इससे भी बुरी बात है। अब ये बात सुनकर आप जज्बाती नहीं हो, बल्कि इसे देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका ने हमसे बेसिस मांगी या फिर हमसे क्वेश्चन किया गया, अगर अमेरिका आपसे बेसिस मांगेगा तो आप क्या करेंगे? हमारा जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, जो कि बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपने ये किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप गए रशिया पे, वहाँ पर आपको मना किया गया कि आप रशिया नहीं जाएंगे, फिर भी आप गए। क्यों गए? क्योंकि ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट में था, मुल्क के मफाद में था कि हमें अगर वहाँ से सस्ता ऑयल मिल जाता तो पाकिस्तान में ये महंगाई का जो अभी रुझान है वो नहीं होता। आपने ये किया, लेकिन बाद में जो आपने ये जलसे में बार बार अमेरिका का नाम लिया, इसमें बार बार किया गया कि हम तुम्हारे नौकर हैं। देखें, आप नौकर नहीं है, ये आप अपने अमल से दिखाएं। मुल्क में अगर आप ढिंडोरा पिटेंगे या फिर अपने जलसों में बार बार इस बात को लाएंगे तो इससे आप आज़ाद नहीं हो जाएंगे, कि आपके हालात ख़राब ही होंगे। अब देखें, इमरान खान बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि आप इंडिया को देखें कि फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी नहीं देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जलसों में कहा हो कि भाई देखो हमने अमेरिका को नीचे दिखा दिया, हम अमेरिका के बाप के नौकर नहीं है कि हम उनकी सुनेंगे। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने चुपचाप जो उनके मुल्क के मफाद में था वो कर लिया। देखिए, अब हमने जो किया उसका हमें क्या भुगतना पड़ा? एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट गई, दूसरी तरफ हमें ना सस्ता ऑयल मिला।
तो इस वजह से ओवरऑल ये जो फॉरेन पॉलिसी हुई हमारे यहाँ पर, जो अच्छे ताल्लुकात हुए, इसके अलावा जो हमारे ये सब हुआ है, इसकी बेसिस पे मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को फॉरेन पॉलिसी में दूंगा 5 में से 3 नंबर। अगला हमारा इंडिकेटर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मैं देखूंगा हाईवेज को, मोटरवेज को, इसके अलावा कितनी रिपेयरेशन हुई है। तो नवाज गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया गया, कितने मोटरवेज और हाईवेज बनाए गए, ये तो हमारे सामने है। और वैसे भी इमरान खान गवर्नमेंट की बात करें तो वो शुरू से ही इसके अगेंस्ट थे। वो गवर्नमेंट में नहीं आए थे और गवर्नमेंट में आने के बाद भी वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है कि ऑल्थो नवाज गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई गवर्नमेंट ने 4 लेन हाईवेज को -138% कम में बनाया गया, 4 लेन मोटरवेज को -53% कम में बनाया गया। इसके अलावा ये जो आपकी रिहेबिलिटेशन होती है इसको -51% कम में बनाया गया। डिस्पाइट इसके कि इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत हुई है, इसके बावजूद भी इमरान खान की गवर्नमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है वो नवाज गवर्नमेंट के मुकाबले में काफ़ी कम पैसों में किया गया है। इसके अलावा अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो नवाज गवर्नमेंट ने अपने पिछले 5 सालों में करीब $81.78 बिलियन की टैक्स कलेक्शन की थी। वेयर एज अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने पिछले करीब 3.5 सालों में $184.4 बिलियन की जो है वो टैक्स कलेक्शन की है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में दूंगा 5 में से 4 नंबर। अगला हमारा इंडिकेटर है टूरिज्म। हालिया सालों की बात करें तो पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, खास करके इमरान खान की गवर्नमेंट में। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की खूबसूरती और टूरिज्म को प्रमोट किया है, शायद ही इससे पहले किसी और प्राइम मिनिस्टर ने किया है। इसके अलावा बातों से हटकर भी इमरान खान ने बहुत सी ऐसी पॉलिसी चेंजेस की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, फर्दरमोर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस पर काम किया गया है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। 2021 की ट्रेड, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान का रैंक 89 से इंप्रूव होकर 83 पर आ गया है। इसलिए इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 5 नंबर। हमारा 12th इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान का नाम तो बहुत टाइम से उन टॉप 5 कंट्रीज में आता है जो कि मोस्ट अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज की वजह से, किस्मती से। लेकिन इस पर कुछ खास काम नहीं किया गया पिछली गवर्नमेंट्स के द्वारा। लेकिन अगर हम इमरान खान की गवर्नमेंट की बात करें तो उस पर काम भी किया गया है और इसके हवाले से काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाई गई। इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 10 बिलियन ट्रीज का, जो कि उन्होंने 2019 में शुरू किया था और ये कहा गया था कि 2023 तक खत्म हो जाएगा। ऑल्थो अभी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सिर्फ 1.3 बिलियन जो है वो ट्रीज लगाए गए, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी टोटल से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। इसके अलावा इमरान खान की गवर्नमेंट ने यह भी इनिशिएट लिया कि वो अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और 2030 तक अपनी 50% से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो भी फैसले लिए गए हैं और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, उसका जो इफेक्ट है वो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। ये जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के मामले में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 5 नंबर। हमारी लिस्ट का 13 इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट। वो कौमें जो कामयाब होती है उनमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो ये है कि वो ह्यूमन की डेवलपमेंट में काम करती है, यानी उनकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करती है, एजुकेशन जो है उस पर काम करती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वक्त के साथ नीचे गिरता चला जा रहा है, या इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं की गई। हमारे यहाँ वक्त के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम ही होती जा रही है। इसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट को मैं इस इंडिकेटर में दूंगा 5 में से 0। हमारी लिस्ट का 14 और लास्ट इंडिकेटर है अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास। अब अगर हम इस स्पेसिफिक चीज की बात करें तो इमरान खान गवर्नमेंट में आने से पहले और गवर्नमेंट में आने के बाद यही बात करते थे कि हम वेलफेयर पे काम करेंगे, हम निचले तबके को जो है वो ऊपर लाएंगे। और वो चाइना की मिसाल देते थे कि भाई वो जो कामयाब हुई उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने लोअर पॉपुलेशन को जो है वो ऊपर लेके आए। अब उन्होंने इस पर कितना काम किया देखते हैं। तो इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जो कि पॉसिबली लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे कि उनके यहाँ पर एहसास कंपैशन के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंडर बहुत से एहसास नाम से प्रोग्राम लॉन्च किए, जो कि आप देख सकते हैं। ये एहसास प्रोग्राम जो है उसे वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल करार दिया गया। इसके अलावा इमरान खान की गवर्नमेंट ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम और इसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स के नाम से भी बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए। अब अगर इन द एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो इमरान खान ने जितने बड़े वादे किए थे उतना ज़्यादा तो काम नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी इस पे काम किया गया है। और इसका हम आने वाले वक्त में ये जो इन्होंने कामयाब नौजवान प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके थ्रू उन्होंने स्किल्स दी थी, इसके अलावा आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को कर्ज दिया था,
उसकी हम पॉजिटिव डेवलपमेंट देखेंगे आने वाले वक्तों में। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें वक्त के साथ इसकी इंप्रूवमेंट नज़र आती है। तो इस इंडिकेटर में मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को दूंगा 5 में से 5 नंबर। अगर हम ओवरऑल देखें तो इमरान खान की गवर्नमेंट को मिलते हैं 70 में से 45 नंबर। इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो बनती है 62.3। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इन द एंड मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप कोई भी डिसीजन लें, खास करके ऐसा डिसीजन जिसमें आप किसी को वोट देना है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि भावनाओं में आके, इमोशंस में आके किसी को वोट ना दें, बल्कि ये देखें कि किसने कितना काम किया है, उसकी बेसिस पे आप उन्हें वोट किया करें। अल्लाह हाफिज़।